हेलो स्टूडेंट्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक पे आ गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत ही लंबा वीडियो नहीं बनेगा और मैं प्रयास ये करूँगा कि इसमें आपको टोटल कंटेंट दे दिया जाए। देखिए मेरा प्रयास ये है कि मतलब छोटी सी चीज़ में आपको सब कुछ दे दिया जाए। अब वर्तमान समय में मैं वही कर रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जो कि बहुत बड़ा ना हो, लेकिन उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस पे देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो रेक्टिफायर लिए हैं। ये आप समझ लीजिए कि रेक्टिफायर का पूरा निचोड़ अगर आप ये वीडियो देखते हैं और ये आप पूरा याद कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको बाद में याद भी हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका ये एपीपीसीएल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। ये इतने जितने कंटेंट आपको दिख रहे हैं, 14 कंटेंट, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन कंफर्म है कि यूपीपीसीएल में आएगा, गारंटी है, निश्चित है। 2-4 क्वेश्चन ये पूछेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये टॉपिक तैयार हो जाए, तो इसको ध्यान से देखें। और जो लड़के एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें। पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखें और तब आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक हमारी तैयार हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हम लोग जो सेलेक्ट किए हैं वो रेक्टिफायर है। पहला पॉइंट, रेक्टिफायर आप लोग जानते होंगे। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट एसी क्वांटिटी टू डीसी क्वांटिटी। एंड एक रेक्टिफायर में दो प्रकार का होता है, आप जानते होंगे। कौन कौन सा होता है रेक्टिफायर? एक आपका हाफ वेव का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा सेकंड वन होता है कौन सा? फुल वेव वाला होता है। फुल वेव वाला दो प्रकार का होता है, एक होता है सेंटर टैप्ड का, एक होता है ब्रिज वाला होता है। सिंपल सी बात है। तो चलिए ये तीनों रेक्टिफायर की हम लोग तुलना कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, फिर शुरू करते हैं वीडियो। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? जो आउटपुट तरंग हमें कितना देता है? आउटपुट तरंग हमें आधा देता है ना, आधा देगा आधा नहीं देगा, आधा देगा आधा नहीं देगा, इस तरीके से। तो ये हाफ वेव हो गया, ठीक है। और फुल वेव क्या होता है? फुल वेव जो होता है, जो हमें पूरी तरंग देता है, इसे हम लोग फुल वेव बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले पहले टॉपिक, नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड। हाफ वेव में कितने डायोड्स लगेंगे? एक डायोड। हाफ वेव में कितना लगेगा? आप जानते हो, अगर सर्किट अगर आपको याद हो, इस तरीके से हम लोग लगाते थे ना। ये अगर इस तरीके, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा देते थे, ये इस तरीके से, और यहाँ पे यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा देते थे, और ये एक ही डायोड तो लगता था। आउटपुट में हमें क्या मिलता था? आधा मिलता था, आधा आधा करके मिलता था, है ना। तो ये एक डायोड लगता था। तो इस वजह से यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे? एक। इसी प्रकार सेंटर टैप फुल वेव दो प्रकार का होता है, एक सेंटर टैप्ड होता है, दूसरा ब्रिज होता है। सेंटर टैप्ड में कितने लगते हैं? तो ध्यान दीजिए, याद होगा आपको। सेंटर टैप्ड में हम लोग दो डायोड रेक्टिफायर यूज करते थे ना। ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से होता था और यहाँ दो होते थे, है ना, अगर आपको याद हो। ये इस तरीके से बीच में सेंटर टैप्ड किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर का इस तरीके से होता था, है ना। तो नंबर ऑफ डायोड्स कितने लगते थे? नंबर ऑफ डायोड्स दो लगते थे। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रिज वाले में कितने हैं? ब्रिज वाले में 4 डायोड लगेंगे। ब्रिज वाला अगर आपको याद हो तो हम लोग इस तरीके से ब्रिज नहीं बनाते थे। ब्रिज वाला पता होगा, है ना। ये इस तरीके से ब्रिज वाला बना देते थे, ये इस तरीके से, है ना। ये ऐसे ये ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता था, है ना। तो ये इस तरीके से ब्रिज वाले में डायोड 4 लगते हैं। ये पीपीसीएल का बड़ा पेट क्वेश्चन है, पिछली बार कई क्वेश्चन यहाँ से आए थे, है ना। तो जो लोग लड़के एग्ज़ाम को लेके बहुत ही सीरियस है ना, वो समझ पा रहे होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ आपको दे दूंगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी ना, आप एकदम इस टॉपिक से एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड, मतलब ट्रांसफार्मर की आवश्यकता, है ना। तो आप ध्यान ध्यान दिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये होता है जैसे 230 वोल्ट आपके घर में आ रहा है, इसे 12 वोल्ट में करना होता है, ये बात सही है, रेक्टिफायर को 12 वोल्ट देना ही है। लेकिन लेकिन ये कार्य आप रेक्टिफायर में नहीं, बाहर भी कर सकते हैं ना। जैसे आप टीवी चलाते हैं, आपके घर में टीवी टीवी चलती है ना, तो टीवी चलती है, तो पहले याद करिए, पहले जो टीवी, तो बगल में हम लोग एक स्टेबलाइजर भी रखते हैं ना, और स्टेबलाइजर से वोल्टेज को कम करके फिर इसको हम लोग देते हैं। तो टीवी में इनबिल्ट नहीं होता है ना,
इनबिल्ट नहीं होता है, बाहर से होता है ना, बाहर से होता था। तो वही चीज़ है, कोई विशेष ज़रूरत नहीं है कि स्टेबलाइजर इसके अंदर ही लगाया जाए, इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो ये आप दिमाग में बैठाइएगा कि नॉट इसेंशियल, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, सेंटर टैब्ड में, सेंटर टैब्ड में क्या है, इसेंशियल फॉर, मतलब सेंटर टैब जो होता है उसमें बिना रेक्टी ट्रांसफार्मर के काम नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, मतलब नेसेसरी होता है ना। क्योंकि आपको पता होगा, ये इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग बनाते थे, ट्रांसफार्मर बनाते हैं ये इस तरीके से, और बीच में सेंटर टैप्ड कर देते, ये ऐसे ही तो सर्किट होती थी, याद करिए, ये ऐसे ही सर्किट होती थी इस तरीके से, और बीच में सेंटर टैप्ड कर देते थे ये इस तरीके से, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा देते थे। सेंटर टैप्ड का मतलब बीच से निकाल लेना, हाफ साइकिल में ये चलता था, आधा हाफ साइकिल में ये चलता था, है ना। तो इस तरीके से यही कुछ काम करता था। तो दो डायोड भी लगे होते हैं, लेकिन इस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो इसमें डायोड जरूर लगेगा, बिना डायोड के काम नहीं होगा, ठीक। अब आपका आगे टॉपिक है ब्रिज वाले में। ब्रिज वाले में क्या डायोड लगेगा, तो ब्रिज वाले में नॉट एसेंशियल, कोई ज़रूरी नहीं है कि डायोड इसमें लगे, ठीक है। ब्रिज वाले में डायोड एसेंशियल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इसमें कितना होता है, देखिए दूसरा टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इसमें होता है आई मैक्स अपान पाई, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रटना पड़ेगा। आई मैक्स अपान पाई, और सेंटर टैब में होता है 2 आई मैक्स अपान पाई, और ब्रिज में भी होता है 2 आई मैक्स अपान पाई, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दिमाग से, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, आई डी सी आई मैक्स अपान पाई, सेंटर टेड में 2 आई मैक्स अपान पाई। अच्छा, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ये कहाँ से आ गया, ये सारी चीज़ें डेरिवेशन से आई हैं, ये सारी चीज़ डेरिवेट हुआ है ना। तो अब डेरिवेशन आपके किसी काम का तो है नहीं, आपको ये पूरा कहते हैं ना कि वो निचोड़ आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ से जानते हो, यहाँ से दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो या तो इसी पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, और या तो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, और या तो आपका क्या पूछा जाता है, यही सीधे फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, आरएमएस वैल्यू आप तो हाफ वेव का आई मैक्स बाई 2 होता है, ध्यान दीजिएगा। और फुल सेंटर टैप में, फुल वेव में सेंटर टैप का होता है आई मैक्स अपान 2, रेक्टिफायर का होता है आई मैक्स अपान अंडर रूट 2, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। देखिए सेंटर ट्रैप्ड और ब्रिज का सारी चीज़ें, एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगभग लगभग सेम होती हैं, ठीक है। लगभग लगभग सेम होती है, जहाँ पे अंतर होगा वो मैं समझाऊंगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीआईवी, जिसे शॉर्ट में पीआईवी भी बोलते हैं। पीआईवी क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब रिवर्स बायस में, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मैक्सिमम लगता है उसी को पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो इसमें जो होता है हाफ वेव में होता है वो पीक इनवर्स वोल्टेज वी मैक्स होता है, ओनली वी एस मैक्स, सोर्स वी एस मतलब सोर्स का मैक्स वोल्टेज होता है। और सेंटर ट्रेड में 2 वी एस मैक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 वी एस मैक्स होता है, ये इतना याद रखिएगा। और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ये वी एस मैक्स होता है। यहीं पे सेंटर टैप्ड और ब्रिज में भिन्नता आ जाती है, और इसी वजह से, ये भी आप जान लीजिए, इसी पीआईबी की वजह से ब्रिज रेक्टिफायर को हम लोग प्रीफर करते हैं और सेंटर टैप्ड को प्रीफर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी सेंटर टैप्ड की यही होती है, इसकी जो पीआईबी होती है वह ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में कितना होता है, 2 गुना होता है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक है। ये अंतर होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पीक लोड करंट। पीक लोड करंट क्या होता है ना, चलो देखते हैं। पीक लोड करंट ये क्या होता है, पीक लोड करंट आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर। तो वी एस मैक्स मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज अपान आर एल मतलब लोड का करंट, और प्लस आर एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस करंट। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग आर एफ कहते हैं। और इसी प्रकार सेंटर में क्या होगा, वी एस मैक्स अपान आर एल प्लस प्लस आर एफ, ठीक है। और ब्रिज में क्या होता है, वी एस मैक्स अपान आर एल प्लस 2 आर एफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है डीसी आउटपुट वोल्टेज, वी डी सी। क्या होता है, डीसी आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो आउटपुट पे जो आपको डीसी मिलेगा उसका फार्मूला होता है आई मैक्स अपान पाई
आई मैक्स अपान पाई मतलब एवरेज वोल्टेज जो आपका होता है, एवरेज वैल्यू आप और करंट एंड आर एल का मतलब लोड करंट ये होता है। मतलब ये करंट हो गया और ये आपका लोड का रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे क्योंकि एवरेज करंट यहाँ पे देखिए 2 आई मैक्स है तो गुणे आर एल कर दिया गया। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आई मैक्स अपान पाई, यहाँ भी आर एल आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे 2 आई मैक्स अपान, यहाँ देखिए 2 आई मैक्स अपान पाई इंटू आर एल। मतलब देखिए सेंटर टाइड और ब्रिज दोनों में लगभग 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 क्या पूरा ही सेम है ना, सेम है। जहाँ पे भिन्नता बता मिलेगी वहीं बता दूंगा। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे, है ना। दूसरा नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी इफिशियंसी इसकी कितनी होती है, हाफ वेव की 40.6%। याद कर लेना, दिमाग में कहीं बैठा लेना। फुल वेव में सेंटर टैप्ड की 81.2%, 81.2%, एंड ब्रिज का 81.2% इसका भी होता है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद आपका आता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आप लोग क्या समझते हैं? रिपल फैक्टर का मतलब जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो डीसी प्राप्त होना चाहिए, लेकिन डीसी में कुछ एसी का भी अंश आ जाता है, उसी को हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जो होता है इसमें 1.21 के आसपास होता है, 1.21 होता है। इसमें 0.482 होता है और इसमें भी 0.482 होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 नंबर का पॉइंट है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपल। फंडा मतलब जो आउटपुट में हमें वोल्टेज प्राप्त होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ होती है। इसमें हाफ वेव में सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ होती है। और जो सेंटर टैप्ड होता है उसमें 2 एफ होती है, और ब्रिज में भी 2 एफ होती है। क्यों 2 एफ होती है ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये देखिए ध्यान से, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आधा ही साइकिल मिलता है ना, आधा नहीं मिलता है। लेकिन जो फुल वेव मिलता है ना वो इस तरीके से, ये ऐसे भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है। तो एक साइकिल यही तो होती है। एक साइकिल में इसके 2 चक्कर लग जाते हैं। एक साइकिल में फुल वेव के 2 चक्कर लग जाते हैं। एक ये भी हो जाता है, एक ये भी हो जाता है। इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, 2 एफ हो जाती है। तो सेंटर टैप्ड में भी 2 एफ होगा और ब्रिज में भी 2 एफ होगा। ये कई बार एसएससी में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जेई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और इससे न्यूमेरिकल भी आ चुका है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि यदि आपका क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया था कि यदि हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। उसका आंसर कितना हो जाता है, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 एफ होती है। इस वजह से उसकी 100 हर्ट्ज हो गई। ये एसएससी जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी या डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसका गुड मतलब ठीक ही होता है। सेंटर टेप्ड का जो होता है बेटर होता है, और ब्रिज का भी ठीक होता है ना, इससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसे शार्ट में बोल देते हैं टफ, TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा भी जाता है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब जो आप ट्रांसफार्मर लगाए हैं उसमें उसका कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा। टफ ऐसे याद कर लेना, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका 0.286 होता है। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 28.6% आ जाएगा, 28.6 आ जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर टाइप का आता है 60.692 यानी 69.2%, 69.2% याद करना है इसको, ठीक है। और जो ब्रिज वाला होता है उसका होता है 0.812, है ना, 0.812 मतलब 81.2%। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 81.2 होता है, मतलब 0.812 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 81.2 होता है। तो देखिए यहाँ से
जो ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर आ गया वो ब्रिज का सबसे अच्छा आ गया है ना, ब्रिज का सबसे अच्छा आ गया है ना। तो यहाँ पे एक आपको बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कितना होता है, ये चीज़ हमेशा याद है। हाफ वेव का, सेंट्रल टैप्ड का, या ब्रिज का, तीनों में से किसी एक का पूछ लेगा, तो वो गलती नहीं कीजिएगा। फॉर्म फैक्टर नेक्स्ट है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर आप लोग जानते हो ना, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, हम जानते ही हैं। आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज जब निकालते हैं, इसका आरएमएस और एवरेज करके निकालते हैं, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर आता है उसका आता है 1.57, 1.57, और जो सेंटर टैब्ड आता है उसका 1.11, और जो ब्रिज आता है उसका भी 1.11। जैसे कि साइनसोइडल में होता है, साइनसोइडल में 1.11 होता था ना, आप लोगों को याद हो, उसी प्रकार सेंटर टैब्ड में भी होता है, उसी प्रकार ब्रिज में भी होता है, ठीक है, 1.11, 1.11। लेकिन हाफ वेव में 1.57 होता है, ठीक है, ये याद रखना है, 1.57 होता है। और पीक फैक्टर, पीक फैक्टर कितना होता है? पीक फैक्टर देखिए क्या होता था, याद करिए, मैक्स अपान आरएमएस, यही तो होता था मैक्स। पीक फैक्टर जो होता है, जो हम लोग पीक फैक्टर निकालते थे, वो यही तो होता था, किसी भी क्वांटिटी का मैक्स वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू, यही तो निकालते थे, यही पीक फैक्टर का फार्मूला भी होता है। तो ये देखिए इसमें पीक फैक्टर क्या होगा, पीक फैक्टर जो हाफ वेव का होगा वो कितना होता है, हाफ वेव का जो पीक फैक्टर होता है वो 2 होता है, और सेंटर टैब का अंडर रूट टू, अंडर रूट टू का मतलब 1.414, जैसे याद किए होंगे साइनसोइडल वाले में 1.414 होता है, तो यहाँ भी सेंटर टैब में 1.414 ही होता है, और ब्रिज वाले में भी सेंटर 1.414 ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, दोनों में समान होता है, और इसमें पीक फैक्टर 2 होता है, याद रखिएगा। हाफ वे में पीक फैक्टर कितना होता है? हाफ वे में पीक फैक्टर 2 होता है, ये दिमाग में आप बैठा के रखिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें आपको प्रेफरेंस देनी है कि हाफ वेव यूज करेंगे, सेंटर टैब यूज करेंगे, या ब्रिज यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हाफ वेव बिल्कुल ही नहीं यूज करते, हाफ वेव की बात छोड़ दो, हाफ वेव यूज नहीं करते वर्तमान समय में। सेंटर टैब और ब्रिज की बात करते हैं, तो सेंटर टैब्ड और ब्रिज दोनों ठीक ही होते हैं, लेकिन सेंटर टैब्ड में कुछ कमियां आ जाती हैं। इस वजह से हम लोग जो वर्तमान समय में प्रेफरेंस देते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रिज। क्यों? अब मैं बताया था, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कौन सा पॉइंट, कि इसमें कमी जो आती है, इसमें कमी जो आती है, जो सेंटर टैब में, इसमें ट्रांसफार्मर जरूरी होता है, ट्रांसफार्मर जरूरी होता है, अगर ट्रांसफार्मर ना हो तो ये नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी कमी यही हो गई। मूल्य भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगेगा भैया, बिना ट्रांसफार्मर के नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से सबसे बड़ी कमी इसकी ये हुई कि ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड, और ये ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड है तो कास्ट इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देन वी कैन से कि इट इज़ अ कास्टली कंपैरिजन दैट टू ब्रिज रेक्टिफायर, बिकॉज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर इसमें लगेगा तो कास्ट इसकी बढ़ेगी, पहली कमी तो ये हो गई। और दूसरी दूसरी कमी आप यहाँ पे देखिएगा, पी आई वी। अभी मैं आपको होता है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसके क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज लगता है उसे पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो वो जो होता है, ये इसका पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2V होता है, और ब्रिज का ओनली V होता है। तो इस वजह से इसका पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज की तुलना में दुगना होता है। इस वजह से एक यहाँ भी फैक्ट हो गया है कि इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक यहाँ भी फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरा टर्म आता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में आप देखिएगा कि जो सेंटर टैप होता है इसका 69.2% होता है, और जो ब्रिज होता है उसका 81.2% होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिज का ज़्यादा है और सेंटर टैप का कम है। तो तीन कमियां ऐसी रहीं कि जिस वजह से सेंटर टैब्ड को हम प्रेफर नहीं करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर का प्रेफरेंस हम देंगे। अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा रेक्टिफायर वर्तमान समय में यूज किया जाता है, तो हम लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। कौन कौन सा कमी इसमें आ गई? ट्रांसफार्मर जरूरी होता है, PIV 2 भी होती है, और इसका जो टफ होता है वह भी टफ, मतलब ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, वह भी ब्रिज की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक रहा।
और आई होप आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और आगे यदि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को शेयर करें, है ना, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। और वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।